बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट MGT 510 जो आज हमारा लेसन नंबर 2 है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर वो कहता है कि 20वीं सदी की इंतजामिया ने टेलर की साइंस व नज़्म और जो हमारे वेबर साहब थी उनकी जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी थी उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मुतासर किया है। जो मैनेजर्स थे, जो उन्होंने फंक्शनल दर्जाबंदी में काम करने का बायस बने, और उसके साथ साथ इन्होंने इनकी जिम्मेदारियों को खुसूसी सरगर्मियों जैसे अकाउंटिंग, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक तकसीम किया है। अच्छा, बेहतर मार्केटों में मुसाबकत के लिए माशी असूलों ने पैमाना, अफादियत, बड़े पैमाने पर पैदावारी और तकनीकी जिद्दत की माशियों पर जोर दिया। जो इन्होंने इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया ज़्यादातर। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जो इनका मुकाबला था ना, वो कहते थे कि लाइव एंड लेट लाइव के साथ, स्ट्रेटजी के साथ था। तो इस की हिकमत अमली के मुताबिक वो खेलते थे, क्योंकि जो मोनोपोलर से इजारादारी थी जो जिनकी, उनको भी कानून के जरिए उन्होंने ख़त्म किया है। लिहाजा मार्केटों को कंपनियों से हरीफ को मुकम्मल तौर पर भागने के लिए बहुत कम तरगीब दी गई है। इस स्ट्रेटजी के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। तो मैं साथ साथ आपका जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ी सी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपके लिए फिर वो आसानी रहे। अच्छा, वो कहता है कि जो 1950 के अंदर था ना, जब प्लास्टिक मतलब आपकी जो इजाद हुई है, तो तब कहता है कि टेक्नोलॉजी से नई मार्केटें बनाई हैं। तो जो मैनेजमेंट थी, जो मंतजमीन थी, उन्होंने फादियत, इस्तेदाद और मुनाफे के अहदाफ का इस्तेमाल किया कि हम इस तरह के स्टेप्स लें जिससे कि हमारी प्रोडक्ट में भी इजाफा हो। ठीक है, तो उसके साथ मुनाफा भी इनका ज़्यादा हो। जो मैनेजर्स थे, जो उन्होंने फिर मुलाजमीन को मुनाफे की तकसीम, स्टॉक ऑप्शन थी, बोनस थे, मुलाजमत में अफसरदगी या हिस्सा लेने वाले इंतजामी जैसे दीगर इनामात के जरिए इन मकासद की तफसील की, यानी कि उन्होंने इनकी हौसला अफजाई की है। अच्छा, तो हम वो कहता है कि इंतजामिया का काम बहुत ज़्यादा यकसा रहा है कि आपने अहदाफ तय करने हैं, करदार की वजाहत करें, मतलब आपके जो एक्चुअल जो वर्किंग है ना आपकी, वो आपने इसको किस तरह डिफाइन करना है। तो फिर वो कहता है कि टेक्नोलॉजीज इनको प्रोवाइड की जाए। फिर उनको कहा कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं इनको किस तरह हम तरकीब देंगे। तो अब इसके अलावा फिर वो कहते हैं कि अकाउंटिंग, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों पे भी कोई तब्दीली नहीं आई, इसको भी इम्प्रूव करना था। फिर वो कहते हैं कभी कभार हमारा जो रवायती तरीका होता है ना, वो तकनीक जो हमारी है उसको भी कह रहा है कि हमने मुतारफ़ करवाई गई। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल है, हमने देखा कि पीछे भी पढ़ा था क्वालिटी कंट्रोल भी इसके अंदर ऐसा ऐसा इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन इसकी तब्दीलियाँ बड़ी हद तक बाकी तंजीम की तरह किसी का ध्यान नहीं किया, मगर उन्होंने इसको इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की, मगर लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। अच्छा, वो इसके अंदर वो ये बात भी कहना चाहता है कि किसी भी इंतज़ामिया की इस नुक्ता को चैलेंज नहीं किया जब तक इसने माशरे की भलाई की है। लेट्स सपोज वो कहता कि जब जापान के मैनेजर्स थे ना, उन्होंने कारोबारी मशक और नज्म नस्क के असूलों को दोबारा लिख रहे थे, तो क्वालिटी मैनेजमेंट पर फोकस करके आलमी मंडियों को जीतने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उस दौरान जो अमेरिकन मैनेजर्स थे ना, वो मामूल के मराहल के ऊपर चल रहे थे, उन्होंने इसके ऊपर क्वालिटी पर फोकस नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि जो अमेरिका था, वो जो उनका जो एजेंडा था वो 1950 और 1960 के अंदर आपस में एक जो कोल्ड वार की शक्ल में आपस में चलती रही। तो जापानी जो मैनेजर्स उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की, मगर जो अमेरिकन थे उन्होंने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। वो समझते थे कि इसके बगैर ही हम मार्केट को बीट कर लेंगे, मगर वो उनकी एक कह लें कि गलत फहमी थी, जो कि वक्त ने साबित कर दी। अच्छा, वो कहता है कि द स्ट्रेटजी द स्टेज ऑफ रिप्लेसमेंट और न्यू पैराडाइम, जो हमारी जो स्टेज है इसके अंदर के न्यू पैराडाइम पैराडाइम इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो वो कहता है कि एक नए नमूने के तौर पर रजू करना होगा, लेकिन इसकी बका और खुशहाली के लिए हमें मैनेजर्स जो है ना हमारे जो नए हैं, तो मैनेजमेंट को कहता है कि वो नए नमूने को समझने के लिए इसके ऊपर वर्किंग करवानी होगी, ताकि उन आने वाले वक्त में इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो वो कहता है कि जो उसका थीम है नए पैरा डायग्राम का, वो क्या है। वो कहता है कि नए और पुराने जो हमारे पैरा डायग्राम है, इसके अंदर तीन तरह की मसनूआत आपस में
मिलती हैं। वो जो 3 तरह की मसनूआत वो कौन कौन सी हैं, उसमें कहता है कि जी एक तो हमारे पास आ जाती है ये वाली कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटेजी है, क्रॉस फंक्शनल सिस्टम है, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। मतलब ये तीनों आपके स्टेप्स हैं। थीम 1 के अंदर वो जो आपको एक्सप्लेन करेगा वो कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करेगा कि हमारे जो कस्टमर है उसकी, आपकी जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारे कस्टमर की कितनी इसके अंदर वैल्यू होती है। जो थीम 1 के अंदर कहता है कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटेजी, उसके अंदर वो कहता है कि जो कस्टमर वैल्यू की तारीफ है ना, वो कहता है कि कोई भी हम प्रोडक्ट है या हमारी सर्विसेज हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए कस्टमर की जो कुर्बानी है, उसे हासिल होने वाले फ़ायदे हैं ना, उनके मजमूए के तौर पर की जाती है। मतलब हम उनको जो सेल करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट लेते हैं उसी की वो बात कर रहा है कि कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी सार्फिन को कीमत पेश करने का बिजनेस प्लान है। तो वो मतलब अपना जो बिजनेस देता है उसी की वो उनसे वैल्यू या उनसे वो जो उनकी प्राइस वो लेता है, जिसमें मसनूआत की खसूसियात, उसाफ, तरसील का तरीका, मावने खिदमत दीगर शामिल हैं। इसके अंदर हमारे मतलब वो कहता है कि उसका मैार, पैमाइश, पोजीशनिंग, कलीदी स्टेट होल्डर्स और मसनूआत के डिज़ाइन वगैरह शामिल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं या स्टॉक होल्डर्स हैं, किस तरह पोजीशनिंग करनी है, प्रोडक्ट डिज़ाइन किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें जो कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी के अंदर शामिल होती हैं। अच्छा, आगे वो उसने ना एक चार्ट सा बना के आपको दिखाया हुआ है, उसके अंदर वो दिया सबसे पहले क्वालिटी है। तो क्वालिटी ओल्ड और न्यू पैराडाइग्राम के अंदर उसने बताया हुआ कि जी पहले इसके अंदर होता था मीटिंग स्पेसिफिकेशन की जाती थी, इंस्पेक्टेड इनटू प्रोडक्ट्स की जाती थी, मेक ट्रेड ऑफ होते थे अमंग क्वालिटी कॉस्ट शेड्यूल। इसके अंदर फिर कहता है कि वन कंपोनेंट ऑफ कस्टमर वैल्यू, पहले हम मीटिंग स्पेसिफिकेशन करते थे ना इंस्पेक्टेड इनटू प्रोडक्ट, फिर उसमें चेंजिंग की है कि वन कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू है। अच्छा जी, मैनेज इनटू प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर हम इसको मैनेज करते हैं। सीख सिनर्जिक अमाउंट क्वालिटी, सीख सिनर्जीज सिनर्जिक अमाउंट क्वालिटी कॉस्ट शेड्यूल के मतलब उस दोनों। अच्छा जी, इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले टॉपिक क्वालिटी है। क्वालिटी के अंदर वो कहता है और पैरा डायग्राम के अंदर क्या चीज़ बताता है कि जी ये मीटिंग है, स्पेसिफिकेशन है। तो और न्यू पैरा डायग्राम के अंदर कहता है कि वन कंपोनेंट ऑफ कस्टमर वैल्यू, ठीक है। या पढ़ लें आगे इंशाल्लाह, इसको मैं ना दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। फिर उसके अंदर मेजरमेंट आ जाती है, और पैरा डायग्राम के अंदर क्या होता है, न्यू के अंदर क्या है, फिर पोजीशनिंग है, स्टेक होल्डर्स की स्टेक होल्डर है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है। तो मैं इसको अभी नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑलरेडी हमने ये पीछे भी पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक, जो और पैराडाइग्राम के अंदर कहते थे जो मैनेजर थे वो क्या करते थे, मेयार की वजाहत मीटिंग की शर्त के लिहाज से करते थे। मतलब जो मीटिंग्स होती थी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करते थे। क्वालिटी का यकीन दिलाया जाता था, वो ग्राहकों को बेच दिए जाते थे। मतलब वो क्या होता था कि ये वो कहता था कि हम कस्टमर को चीज़ भेजने से पहले क्या करते थे, इसको करते थे वीडिंग आउट, ठीक है, बैड प्रोडक्ट बिफोर द शिपिंग कस्टमर। वो जब शिप करने से पहले उसको हम सेग्रीगेट करते थे, सेग्रीगेट करने के बाद जो ओके होता था वो अलग कर लेते थे, जो खराब होता था हम इसको मतलब डिस्पोज करते थे, जो ओके चीज़ होती थी वो शिप कर देते थे। तो इस तरीके के ज़रिए वो फिर उसको मैनेज करते थे। तो उससे फिर क्या होता था कि वो कह लें कि जो कंपनी थी उसके ऊपर उस पर लोड ज़्यादा आता था, क्योंकि जो चीज़ बन चुकी है, जो ख़राब हो गई है, ख़राब होने के ऊपर आपका मटेरियल भी लगा होगा, आपकी मशीनिंग कॉस्ट भी आई होगी, एम्प्लॉयज़ ओवरहेड्स भी आए होंगे, एम्प्लॉयज़ को भी आपने उसके अंदर से जो उसकी तनख्वाह है वो भी दी होगी। तो इन चीज़ों के बरक्स फिर वो कहता था कि जो नई पैराडाइम के अंदर मैनेजर्स तस्लीम करते थे कि मसनूआत का मेयार कस्टमर वैल्यू सिर्फ एक जुज है। मतलब उसका जो मेयार है ना कस्टमर की वैल्यू सिर्फ एक जुज है, उसके अलावा मैनेजर्स जो ट्रेड ऑफर्स नहीं होता था उसका, वो कहते थे कि कीमत और निज़ाम औकात के दरमियान हम आंगी तलाश करते थे। तो उसकी मिसाल दे कि नीचे कि जिस तरह हम मेयार को बेहतर बनाना, इसमें एक वो चीज़ बताता कि आपने इसके मेयार को अपग्रेड करना है, उसके अंदर जो नकायश हैं, जो खराबियाँ हैं, उसको कम से कम करना, अखराजात आपके कम कम से कम हैं, ठीक है, कारकर्दगी की पेश गोई करना। ये कि सिर्फ मसनूआत का मेयार ही से कहीं ज़्यादा मेयार को वसी पैमाने पर बयान किया जाता था। अच्छा, मेयार तंजीम के हर पहलू पर लागू होता था। आपने उसके जो कह लें कि उसकी जो वैल्यू है ना, उसके ऊपर आपने फोकस करना है, इसको अमल और सिस्टम में रखना चाहिए और ना कि। अच्छा, यहाँ पे उसने ना जस्ट इंस्पेक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे जट लिख दिया लफ्ज, यहाँ पे जस्ट इंस्पेक्टेड इनटू प्रोडक्ट्स था कि सिर्फ आपने इनकी इंस्पेक्शन नहीं करनी, आपने पूरे सिस्टम को ठीक करना है क्वालिटी के अंदर।
पहले होता था कि हम कोई चीज़ बना लेते थे, बनाने के बाद उसको चेक करते थे, मगर अब क्या होता था, आप कहते थे कि आपने हर स्टेप के ऊपर आपने अपनी क्वालिटी को इंश्योर करना है। उसके अलावा आपने ये जस्ट जो प्रोडक्ट के अंदर खराबियाँ आती हैं उसी को नहीं फोकस करना। फिर आपने ये भी देखना है कि जब आपने डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन भी आपकी कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है। उसके अंदर फिर प्रोसेस के अंदर हम किस तरह कम करके हमारी सेविंग किस तरह कर सकते हैं प्रोडक्ट की। फिर उसके अंदर हम ये जैसे कि जिद्दत किस तरह लेके आ सकते थे कि 10 एक पार्ट है वो 10 मिनट में बन रहा है, अब हम उसको 2 मिनट पे लेके आ रहे हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए, प्रोडक्शन भी हमारी improve, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती गई हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है ये मेजरमेंट। हम मेजरमेंट में क्या करते हैं जी, उसकी पे मैश करते हैं। तो ओल्ड पैराडाग्राम के अंदर जो पैमाइश के निज़ाम की कारकर्दगी है ना, वो पैदावार, लागत, मुनाफा, दाखिली जो इंटरनल है ना इनके इकदाम, उसके ऊपर फोकस होता था। ये मकसद ये मकासद के ज़रिए इंतज़ाम की रवायत है, मतलब ओल्ड सिस्टम था। अच्छा जी, मैनेजर लाजमी तौर पर नहीं समझते थे कि दाखिली तौर पर मरकूज किए जाने वाले इकदाम कस्टमर की कीमत से मुतल्लक हैं। तो इसमें फिर जो नई पैराडायग्राम, इसमें अंदर जो मैनेजर्स थे वो दाखिली तौर पर, इंटरनल तौर पर ना मरकूज इकदाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो पैमाइश के वसी निज़ाम में कस्टमर वैल्यू से मुंसलिक है। मतलब यहाँ पे उसने बात की है कि कस्टमर वैल्यू से मुंसलिक हैं। तो मैनेजर्स मतलब उसमें वो कहते थे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी चीज़ बनाते हैं वो कस्टमर वैल्यू के असरात के लिहाज से इकदाम की तर्जमानी करती है। वो मतलब जो भी चीज़ बनाते हैं उसका डायरेक्टली कस्टमर के साथ लिंक होता था। नेक्स्ट आ जाता है जी पोजीशनिंग। अच्छा, ओल्ड डायग्राम के अंदर जो मैनेजर थे वो स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग करते थे। उसमें वो यूज़ करता है वर्ड वारफेयर मॉडल्स कि वारफेयर मॉडल के तहत वो पोजीशनिंग किए जाते थे। मगर न्यू पैराडाइम के अंदर हमने पीछे भी पढ़ा था, वो सेगमेंटेशन करते हैं कि वो देखते हैं जी सेगमेंटेशन के कौन सी चीज़ है किस आपने तौर पर देना चाहिए। सेगमेंटेशन में होता था कि आप उसको टारगेट करते हैं जी, आपने जेंट्स के लिए है, लेडीज़ के लिए हैं, मतलब वो आप जब सेगमेंटेशन कर लेते हैं तो वो फिर आपकी जो कस्टमर नीड्स हैं वो आपको पता होती है जी किस कस्टमर के लिए कौन सी चीज़ आपने बनानी है। अब लेट्स सपोज हम शर्ट्स भी लेते हैं या पैंट्स लेते हैं, उनके साइजेस होते हैं जी, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, डबल एक्सेल, मतलब डिफरेंट वो साइजेस होते हैं। वो कहते हैं कि वो वांट्स जो चाहती है आपकी कस्टमर चाहता है, उनकी जो डिमांड है आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ें बनाकर मार्केट के अंदर देनी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी की स्टेक होल्डर। वो कहता है कि जी ओल्ड जो पैराडाइग्राम उसके अंदर वो कहता था कि जो की स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके की स्टॉक होल्डर्स हैं, वो उसको कहते थे कि जी वो स्टॉक होल्डर हैं। और जो आपके इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स है उसको हम कहते थे बॉस, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे आपके उसमें कस्टमर भी आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, सप्लायर भी आ जाते हैं, वो सारे जो हैं आपके वो इनके अंदर जो आ जाते हैं। मगर जो न्यू पैक डायग्राम के अंदर वो कहता है कि जो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं वो जो हैं की स्टेक होल्डर्स हैं वो सब आपके एक कस्टमर हैं, वो चाहे इंटरनल हैं चाहे वो एक्सटर्नल हैं, ठीक है। तो उनको आपने जो है वैल्यू प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हम उनको सर्व कर रहे हैं, उनको हम चीज़ दे रहे हैं। तो उसकी उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारा जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म हमारा चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोडक्ट डिज़ाइन है। तो पुराने में जो था पैराडाइग्राम के अंदर होता था कि मसनूआत के डिज़ाइन का अमल अंदरूनी तौर पर चलता था कि इंटरनली वो जो उसका डिज़ाइन करते थे उसके अंदर वो होता था कि जी कि जो मैनेजर्स होते हैं वो उसको डिसाइड करते थे, बनाते थे। फिर उनका जो मानना था कि जी जो चीज़ हम बना रहे हैं, तो वो जो चीज़ हम बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, वही हमने आगे बेचनी है। ये इनका एक माइंडसेट था मैनेजर्स का। तो मतलब उसके अंदर ये कह सकते हैं कि जो थे हमारे कस्टमर्स हैं उनकी वो नहीं देखते थे कि वो क्या चाहते हैं। तो जो नया था न्यू पैराडाइग्राम, उसके अंदर फिर ये होता था कि जी हमने जो हमारा फर्स्ट फोकस है वो ये होता है कि व्हाट्स द कस्टमर नीड, कि कस्टमर क्या चाहता है। हमारा सबसे पहला फोकस होता था कि कस्टमर क्या चाहता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना है उसको हम देखते थे।
और इसके साथ साथ फिर ये भी होता था कि हमारा देखते थे कि हमारे जो नई मसनूआत हैं जो ऑलरेडी हम बना रहे हैं, जो हमने नहीं बनानी है, तो मार्केट के अंदर इसका क्या रुझान है, ताकि हम जो नई प्रोडक्ट बनाएं तो वो भी हमारा जल्द से जल्द मार्केट के अंदर हम उसको भी गो थ्रू कर सकें। नेक्स्ट पे आ जाता है ये सेकंड थीम है। फिर उसके अंदर आ जाता है कि जी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, किस तरह हम इसको ऑर्गेनाइजेशन को हम रन करेंगे। तो सेकंड थीम हमारा जी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम या क्रॉस फंक्शनल सिस्टम। तो इसके अंदर वो हमें जो चीज़ कहता है कि जो हमारा ओल्ड पैड डायग्राम था उसके अंदर जो हमारा जो फंक्शन या यूनिट की हदूद को हम पार करते थे। मैनेजर आसानी से कम ताउन हासिल करने के लिए बाज़ाब्ता इंटरफेस में बातचीत, क्रॉस फंक्शनल सिस्टम की वजाहत, इनके अपने और असलाह करते थे। क्रॉस फंक्शनल के अंदर जो नई मिसाल वो मैनेजर्स वो करते थे कि जी हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको वैल्यू दी जाती थी कि जो हमारे जितने भी वो कस्टमर्स हैं उनको ऊपर वो वैल्यू देते थे कि तंजीमी निज़ाम वो ज़रिया है जो सार्फिन की कीमत मुहैया करते हैं। मतलब इस सिस्टम के अंदर जो हमारे कस्टमर्स हैं उसको हम जो कीमत है वो हम प्रोवाइड करते थे। इन निज़ामों में बड़े पैमाने पर मादी और इंसानी दोनों हिस्से शामिल थे कि इस अमल में टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग के तरीके किस तरह काम करना है, और काम की सरगर्मियों के सिलसिले में मालूमात की रवानी, फैसला साजी यानी कि डिसीजन मेकिंग, और पुराने और नए नमूनों में इन सिस्टम को संभालने के तरीके को बहस किया हुआ है। ठीक है, ये ओल्ड और न्यू जो हमारा पैरा डायग्राम है इसके अंदर दोनों सिस्टम्स को हमने बहस करनी है कि, और दूसरा वो कहता है कि इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ वर्क है, इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लो है, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसके अंदर जो हमारा क्रॉस फंक्शनल अप्रोच है, टेक्नोलॉजी है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाती है, रोल डेफिनेशन है, कल्चर है, हमारा स्ट्रक्चर है, इन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ी सी बहस करनी है इसके ऊपर। अच्छा जी, ओल्ड बाय डायग्राम के अंदर था वो कहता था कि जो एक्नॉलेज है ना, जो मैनेजर्स हैं वो इस चीज़ को नहीं एक्नॉलेज करते थे कि हमारी जो यूनिट बाउंड्रीज हैं वो निगोशिएट करते थे। अच्छा, क्रॉस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर वो कम से कम इसको इन चीज़ों को डिस्कस करते थे। जो नए नए पैरा डायग्राम के अंदर है वो मैनेजर्स इन्होंने डिफाइन किया है कि जी किस तरह हमने इसको ऑन करना है, ऑप्टिमाइज करना है क्रॉस फंक्शनल सिस्टम को, कस्टमर को किस तरह हमने वैल्यू देनी है। तो इसके बाद फिर आ जाता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास है जी कि जो हमारा पुराना निज़ाम था उसमें मैनेजर ने बड़े पेचीदा निज़ामों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। तो वो क्या करते थे कि जो उसके अंदर कम्प्लेक्स सिस्टम थे ना, उनको मतलब सॉल्व करने के लिए फिर वो इनका इस्तेमाल करते थे। वो लोगों की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब रोबोट तो आपस में बात नहीं ना कर सकते। तो मगर फिर जो नया पैक डायग्राम के अंदर फिर उन्होंने क्या कि जी मैनेजर ने पेचीदगियों का खुदकार सिस्टम कंप्यूटराइज बनाने की बजाय इसे ख़त्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने एक सिस्टम को अचीव करने के लिए फिर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि निज़ाम के अंदर बेहतरी आए। तो मैनेजर्स सिर्फ सार्फिन की कीमत को कम करने के लिए, कस्टमर को वैल्यू देने के लिए इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने वर्किंग की है। कि पहले वो करते थे कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते सिर्फ कम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर करते थे। तो फिर जो न्यू पैराडाइम के अंदर उन्होंने कहा कि उसको कम्प्लेक्सिटी को जितनी जितनी पेचीदगी है ना इसको हमने कम से कम करना है। ठीक है, और हमें ऑटोमेशन की तरफ जाना है, चीज़ों को ऑटोमेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, चीज़ की जो है मेयार है वो भी बेहतर होगा। तो वो हम कम टाइम में ज़्यादा अच्छी चीज़ बना भी सकते हैं, और एंड जो हमारा कंज्यूमर उसके वहाँ तक हम इसको डिलीवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो ओल्ड पैराडाइग्राम के अंदर वो बात करता है कि जी जो मैनेजर्स थे वो रिग्रेट करते थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एज अ स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एचआर स्पेशलिस्ट जो होते थे वो प्रोसेस करते थे, इसके ऊपर पेपर वर्क करते थे। मतलब वो हायर करना है, किसको फायर करना है, किस तरह हमने इसके ऊपर सिस्टम को मैनेज करना है। मतलब वो हैंडल करते थे पर्सनल कंप्लेंट्स, वो पर्सनली इन चीज़ों को फिर
करते थे। मगर जो न्यू पैराडाइम के अंदर वो कहता है जो लाइन मैनेजर्स हैं वो रिग्रेट करते हैं ह्यूमन सोर्स को एज अ क्रिटिकल सोर्स एंड स्ट्रेटेजिकल मैनेज देम एज इनपुट टू द सिस्टम। वो फिर इसको कहते हैं कि मुलाजमीन की शमूलियत हिकमत अमली से मरकूज है, निज़ाम के मकसद में मावन साबित होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी, वो कहते हैं कि रोल डेफिनेशन के जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या रोल है, ठीक है, सिस्टम के अंदर। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन है, हम किस तरह उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, सेट लिमिट्स हमने किस तरह करनी है, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह हमने इनको डिफाइन करनी है। मतलब वो जो आपका जेडीज होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो किस तरह हमने डिज़ाइन की जाती थी। तो ओल्ड वो मैं कहता था कि जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो बताई जाती थी, आपकी जो लिमिट्स हैं वो बताई जाती थी। तो न्यू पैराडाइम के अंदर वो कहते हैं जो मैनेजर्स हैं उन्होंने जो अपना विजन था उसको कन्वे किया ताकि वो अच्छी तरह इंस्पायर हो सके इनसे, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं उनको पता चल सके, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते। जब आपको विजन विजन हो ना किसी चीज़ का पता हो, फिर आप जब विजन आपका एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो नीचे आपकी जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो फिर आपको उसके मुताबिक ही आगे लेकर चल रहे होते हैं। क्योंकि जो बंदा लीड कर रहा होता है, जब लीडर आपको अपना विजन क्लियर कर देता है तो जो आपकी टीम है वो आपके साथ बहुत अच्छा मिलकर परफॉर्म कर रही होती है। फिर इसके अंदर कल्चर और जो स्ट्रक्चर है वो दोनों चीज़ें इसके अंदर आगे आ जाती हैं, जिसको भी थोड़ा सा हम इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है कल्चर। तो कल्चर को कहता है कि जो हमारा ओल्ड पैरा डायग्राम है उसके अंदर कहता था जो मैनेजर्स हैं वो माशरती और जज्बाती अमूर को दबा देते थे, यानी कि गैर मकबूल अहदाफ मकासद से हट जाते थे। इक़्तिदार जो हमारे इक़्तिदार थे वो क्या होता था कि और सियासत जो सकाफत पर है जो हमारी कल्चर है इसके ऊपर हावी हो जाता था। अफराज ज़ाती मफाद के लिए मजाक उड़ाते थे, इस तरह की वो काम वहाँ पे चलते थे। फिर जो न्यू पैरा डायग्राम के अंदर फिर उन्होंने क्या कि जी जितने भी मैनेजर्स हैं तो वो मैनेजमेंट के अंदर मिशन दिया जाता था इनको, और मकसद और इनका मकसद हर फर्द के जज्बात और माशरती मेन्यू और एहसास को मलहूज़ खातर रखते थे, मरबूत करते थे। अफराद की हिकमत अमली के मकासद की तरफ कारीगर पर फ़ख्र के लिए अपनी ज़रूरियात को पूरा करते थे। इनके ऊपर जोर देते थे कि आपने इंडिविजुअली हो या अपने टीम वर्क के अंदर काम करना है तो आपने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने टीम वर्क करना है, ना कि आपने उनको हिट करना है जी कल्चरल है जी ये पख्तून है या ये बलोची है। मतलब आपने इन चीज़ों से बालातर होकर काम करना है। जब हम किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं तो फिर हम एक टीम हिस्सा होते हैं, एक टीम का हिस्सा होते हैं, यानी कि वी आर फैमिली, हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर ये नहीं देखता जी आप किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, चीज़ें फिर इन चीज़ों से आपने बालातर होकर सोचना है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी स्ट्रक्चर। तो जी इसके अंदर आ जाता है ये स्ट्रक्चर। अच्छा, ओल्ड जो पैराडायग्राम के थ्रू कहते थे कि दर्जाबंदी जो हमारी हम इसके अंदर करते थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो करते थे, वो स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क जो हमारे टास्क की बुनियाद पर किए जाते थे। उसके अंदर जो हायरार्ची थी वो टाल थी। तो उसके अंदर जो होते थे कि जी डिफरेंट किस्म के लेवल से मैनेजर्स के, तो उसको एम्फोसाइज करते थे फंक्शनल लाइन एंड अथॉरिटीज़ ऑफ अथॉरिटीज़। वो मतलब वो कहते हैं कि ये आपके लाइन मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, नेशनल मैनेजर्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो मैनेजर्स थे वो अथॉरिटी से वो अपनी मतलब अथॉरिटी पर जोर दिया जाता था, तो अपना वो दिखाने की कोशिश की जाती थी। तो मगर वक्त के साथ साथ जब न्यू पैराडाइग्राम आया तो उसके अंदर क्या किया उन्होंने कि जी जो हायरार्की थी उसको फ्लैट कर दिया, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट था उसको उन्होंने फ्लैट किया। तो जिससे मैनेजर्स की कह लें कि वो सतह कम हुई है। तो जो इन्होंने फिर टीम वर्क के ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि जी आपने सुपर ऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करना है, आपने टीम वर्क के ज़रिए काम करना है। तो इसमें सुपर ऑर्डिनेट मकासद की तकमील के लिए टीम वर्क के ऊपर जोर दिया है। अच्छा, जो तुम्हारा लास्ट इसके अंदर थीम था तो था कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आता है कि जी आपने किसी भी जगह जब हम काम कर रहे होते हैं तो काम के दौरान हमेशा आप कह लें कि बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। कोई भी हम कब काम कर रहे होते हैं ना उसके अंदर हमेशा एक बेहतरी की जो गुंजाइश मौजूद रहती है, वो चीज़ इसमें वो बता रहा है कि जब हम किसी भी सर्विस दे रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमने बेहतरी की जो गुंजाइश है उसको तलाश करना है।
जब वो तलाश करेंगे तो क्या होगा कि हमारी क्वालिटी बेहतर होगी, प्रोडक्ट इम्प्रूव होगी, ये कह लें कि प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगी, हम टाइम कम हो जाएगा हमारा। तो डिफरेंट इसके प्रोसेस होते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने के। तो उसकी वो आगे डिटेल देगा, तो हम इसको भी एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं जो इसकी डिटेल्स हैं सारी। तो उसको हम बारी बारी सबको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास। जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास ओकेजन्स। इसमें वो कहता है कि जो ओल्ड पैड डायग्राम के अंदर वो बात करते थे कि जी इम्प्रूवमेंट को हमने इम्प्रूवमेंट के लिए ये होता था कि हम बड़ी जो इसके अंदर चेंजिंग्स होती हैं उनको तलाश करते थे। ज़्यादातर कामयाबी बिग जो हमारी होती थी, बड़ी होती थी, नमूने में तलाश करते थे कि बेहतरी के वाक़े बुनियादी तौर पर नई मसनूआत की नशोनुमा नुमाया दुश्वारियों के रद्दमत है। मतलब मेंचर से वो कहते थे कि हमारा जो बड़ी बड़ी जहाँ पे हमारी चेंजिंग्स होती है उसको हम कर लेते हैं, मगर वक्त के साथ जब हम न्यू पायर डायग्राम के अंदर कहता है कि जो चीज़ों को बेहतर बनाने और बेहतरी लाने के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद की ज़रूरत है, वो हम डेली रोज़ाना की बुनियाद पर भी इसके अंदर कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारी जो इसके अंदर सबसे बड़ी हमने कोई चेंज करना है वही हमारे लिए इम्प्रूवमेंट होती है कि नहीं। वो कहता है कि नई जो हमारी पैड आ गई अंदर वो इस तरह एक्सप्लेन करता है कि हर दिन बेहतरी के मौके की हर जगह मौजूद होती है। तो हमारा जो डेली बेस पे हमारी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जगह मौजूद होती है। लेट्स सपोज की एक सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ कि हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा पेपर यूज़ हो रहा है। तो पेपर वन साइड यूज़ किया जाता है, तो किसी ने इस पे आपने आपको जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के अंदर से आपको वो कहता है, ये काइजन देता है कि सर अगर हम जो इन हाउस हम पेपर यूज़ कर रहे हैं इसके हम दोनों साइड यूज़ करना शुरू कर दें। मतलब इन हाउस आपका जो डॉक्यूमेंटेशन यूज़ हो रही है जो मतलब लीगली नहीं है, नॉर्मल यूज़ करनी होते हैं, आप उनको बोथ साइड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे आपकी कॉस्ट सेव हो रही है, पेपर्स की कॉस्ट सेव हो रही है, पेपर हमारा मतलब पेपर हमारा कम यूज़ होगा। वन साइड यूज़ करने के बाद हम इसको पहले वेस्ट करते थे, अब उसकी हमने दूसरी साइड भी यूज़ करना शुरू कर देती है। तो ये किस्म की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। मतलब डेली बेस पे हमारे पास इस तरह के आइडियाज़ जनरेट होते रहते हैं, जिसको हम अगर अवेल करते हैं तो वो हमारे जो हमारी डायरेक्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट आ जाता है ये अप्रोच। वो कहता है कि जो हमारा जो ओल्ड पैराडाग्राम है इसके अंदर जो मैनेजर्स होते थे स्मैशी और गलती से बेहतरी लाने की कोशिश करते थे, मगर जो अब न्यू पैराडाग्राम के अंदर वो कहता था कि जो इसके अंदर साइंटिफिक जो हमारे मेथड्स हैं तो इनका मुताला कर रहे हैं, और जो हमारी करने के बाद जो साइंसी तरीके हैं इसको हम इसके अंदर अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करने के ज़रिए हम इसकी स्टडी की है, स्टडी करने के बाद तो इससे हम इसके अंदर तब्दीलियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साइंटिफिक मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद इसे हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी कि रिस्पॉन्स टू एरर। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि रिस्पॉन्स टू एरर। वो कहता है कि ओल्ड पैराडाइम के अंदर कहता था कि अगर कोई बंदा गलती कर लेता था, तो जिससे कोई गलती हो जाती थी, अपने कोई रिजेक्शन हो गई है, तो वो जो मैनेजर्स होते थे उसके अंदर अदम बर्दाश्त थी, वो ज़ाती तौर पर मतलब वो ज़ाती नाकामी समझते थे कि अगर किसी बंदे ने वो काम किया तो उसको पर्सनली ले लेते थे, उसको सजा देते, पनिशमेंट देते थे, उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ लगाते थे, जिससे क्या होता है कि सिस्टम के अंदर एक खौफ हरास पैदा हो जाता था। तो उससे क्या होता कि मुस्तकबिल में खौफ और कवरेज मतलब मुस्तकिल चलती रहती थी। तो जब न्यू पैराडाइग्राम के अंदर ये चीज़ आई तो फिर मैनेजर्स ने ये कहा कि जो जो मैनेजर्स है वो गलती को सीखने के मौके के तौर पर देखने लगे कि अगर वो गलती हो गई तो इसे हम लर्न करेंगे, इसे हम सीखेंगे। तो फिर ये होता था कि लोग भी जो खुलेआम आपको इतराफ़ करते थे कि हाँ जी मेरे से मिस्टेक हो गई, क्योंकि जब हम कोई चीज़ मास प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लाजमी नहीं कि हमारे पास जितनी भी वो हमारी मैन पावर स्किल्ड ही है, उसमें सेमी स्किल्ड भी होती हैं, न्यू भी होते हैं। तो इसमें फॉरम मेथड इम्प्लाई होता है, मैन मशीन मटेरियल मेथड। आपका मैन का भी गलती भी हो सकता है, मशीन में भी एरर आ सकता है, मटेरियल भी आपका प्रॉब्लम कर सकता है, आपका जो तरीकाकार है उसके अंदर भी प्रॉब्लम
आ सकती है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैनेजर्स को इसके ऊपर उन्होंने फिर वर्किंग की, मैनेजर्स के ऊपर वर्किंग की कि आपने ज़ाती नहीं लेना इन चीज़ों के ऊपर, ज़ाती इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी, लोगों के अंदर आपने एतमाद पैदा करना है, उनको बताना है कि यार सिस्टम आप इस तरह का बताएं, अगर वो गलती कर देते हैं तो गलती करने के बाद आपको ओपनली बताएं कि जी मेरे से ये मिस्टेक हुई है, इससे ये प्रॉब्लम हो गई है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर अगर डिसीजन मेकिंग प्रोस्पेक्टिव में होता था कि जो मैनेजर्स होते थे पहले ऐसे फैसले करते थे जो सियासी तौर पर फलाही हो, क्लीन मुद्दती हो। तो फिर जो न्यू पैरा डायग्राम के अंदर आया तो उन्होंने फिर कहा कि तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक मकासद को पूरा करें, कि आपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोसेस को पूरा करने के लिए फिर आपने डिसीजन मेकिंग करी, ना के शॉर्ट टर्म करने के लिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट उसके अंदर आता है जी मैनेजरियल रोल आपका। अच्छा जी, फिर आ जाता है ये आपका इंतजामी किरदार या मैनेजरियल रोल। पुराने जो पैराडायग्राम के अंदर मैनेजर बुनियादी तौर पर मौजूदा निज़ाम का इंतज़ाम करते थे, जमूत को बरकरार रखते थे। नई मिसाल में मुंतज़मीन जो मतलब मैनेजर्स हैं मुस्तकबिल के तकाज़ों को पूरा करने के लिए रिवाती सूरत हाल को चैलेंज करते थे, और एक ही वक्त में तकाज़ों को पूरा करने के लिए वह मौजूदा निज़ाम को मुस्तकिल तौर पर चलाने के लिए स्टेटस को बेहतर करने की कोशिश करते थे। फिर आ जाता है अथॉरिटी इक़्तिदार, ठीक है। कि पुराने नमूने में वो कहता था कि जो ऊपर आपका ओल्ड पैराडाइग्राम में मैनेजर्स जो होते थे असूल और पॉलिसियों के जरिए ऊपर से नीचे अथॉरिटी नाफज करने की कोशिश करते थे, और जो आपके कह लें कि न्यू पैराडाइग्राम के अंदर के अभी जो आला मैनेजर्स के पास इख्तियारात होते हैं, लेकिन वो इस पर एक विज़न की बातचीत करके लोगों को जो लोगों तो क्या वो कह लें कि सिस्टम को फॉरवर्ड करते थे। जो आपका जो विज़न है वो हकीकत पसंदाना बनाने के लिए, बाख्तियार बनाने के लिए लोगों के ऊपर इसको फोकस करते थे, उसके ऊपर एम्पावर करते थे, मुसल्लत करते थे कि हमारा एक विजन है, इसको हमने किस तरह लेके चलना है। फिर लोगों तक इनको आपका जो विजन है वो उसको एक्सप्लेन करते थे, इनको ट्रेनिंग करते थे। तो वो उससे क्या होता है कि आपका जो फिर एक सिस्टम ऊपर से नीचे तक प्रॉपरली लाइन अप होकर चलता रहता था। फिर उसके बाद आ जाता है जी फोकस। तो यही फोकस में करता है कि जो हमारा ओल्ड पैरा डायग्राम के अंदर से जो मैनेजर्स होते हैं वो अहदाफ को, जो हमारे अहदाफ है जिसको टारगेट्स को पूरा करने के लिए वो कहता था कि जो कारोबारी नतज को बेहतर बनाने पर तवज्जो देते थे। वो अक्सर वसी तर निज़ाम को तब्दील करने, हकीकी इख्तियार देने के बगैर जिम्मेदारी पेश करते थे जो नतज को महदूद करते थे, ठीक है। तो वो जो न्यू पैरा डायग्राम की तरह कहते हैं कि जो मैनेजर्स ने सिस्टम की सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए कारोबारी नतज को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी, और ज़राए के साथ साथ नतज पर भी, और उन्होंने कहा कि ज़राए के साथ साथ जो नतज है इसके ऊपर भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। तो इन्होंने निज़ाम को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी को बरकरार रखा। फिर नेक्स्ट आ जाता है इनका मीन्स आते हैं जी, इख्तियारात के बाद आ जाता है मीन्स के। ओल्ड पैराडाइग्राम के मैनेजर्स अमला और मुतहद अफराद को बेहतरी के जरिए तफवीज़ करते थे कि जिन्हें ये मालूम करना होगा कि वो किस तरह कायम करदा अहदाफ को पूरा पूरा नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है। तो जो न्यू पैरा डायग्राम के मैनेजर ने बेहतरी के ज़रिए ज़राए की जिम्मेदारी कबूल की, मैनेजर्स ने अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी को लिया और अमले और मुतहद अफराद के ज़रिए बेहतरी की क़यादत की। मतलब उन्होंने कहा कि जी मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और जो मेरी नीचे हुई जो टीम है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, इनके साथ मिलकर मैं इंशाल्लाह आपको जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसको हमने इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। तो जी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। तो नेक्स्ट वो कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी एंड कम्पिटिटिवनेस, जो मेयार और मुसाबकत के मबैन क्या ताल्लुकात हैं। तो जो कम्पिटिटिवनेस है वो हर सतह पर हरीफों को मेयार बढ़ाता है, ठीक है। ऐसा ही रुझान बाजार के कारोबार में होता है। वो कंपनियों में जो सिर्फ मुकामी इलाकाई या कौमी सतह पर मुकाबला करती थी, अब वो पूरी दुनिया की कंपनियों के खिलाफ खुद को मुकाबला करने के काबिल बनाया है। इनमें कुछ कंपनियां इस मुकाबले में कहीं ज़्यादा शिद्दत महसूस करती हैं कि जिसका इन्हें सामना करना पड़ा है। इस सतह पर सिर्फ वही मुकाबला कर सकते हैं जो आलमी मेयार पैदा कर सकते हैं। मतलब उन्होंने अपने आप की क्वालिटी को इतना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके आए हैं जिससे वो इंटरनेशनल मार्केट्स को बीट्स कर रहे हैं। तो अमली लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि किसी मुल्क का कारोबार को आलमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल बनाया जाए। जब वो ऐसा नहीं कर सकते
तो नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, तो क्या होगा कि फिर लोग वहाँ से छोड़ना शुरू हो जाएंगे, आपका उनका जो कारोबार है वो भी नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो कम्पिटिटर्स हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे वक्त के साथ साथ। तो इस मुल्क में मेरी ज़िंदगी इसी के मुताबिक गुजरता है, इसके मुताबिक ही रहता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।